नमस्कार, मेरा नाम है आकांक्षा मिश्रा। संस्कृति पीसीएस के चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम यूपी पीसीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस कर रहे हैं। उसी संदर्भ में साइंस के सेगमेंट में हम एपिसोड नंबर 6 की तरफ चलेंगे और बात करेंगे 2019 के प्रश्न पत्र में आए हुए प्रश्नों की। ये पार्ट 1 होगा जिसमें हम आधे प्रश्नों की बात कर लेंगे और पार्ट 2 में हम बचे हुए क्वेश्चन की बात कर लेंगे। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। पहले प्रश्न की बात करें तो पहला प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि ऊष्मा की कोई हानि या प्राप्ति नहीं होती है। ऑप्शन ए में लिखा गया है कंडक्शन की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन बी में आपका दिया गया है कन्वेक्शन और रेडिएशन की वजह से ऐसा होता है। ऑप्शन सी में आपका लिखा गया है बोथ ए एंड बी आर करेक्ट और ऑप्शन डी में क्या लिखा गया है तो नन ऑफ द अबव ये आपको दिया गया है। अब देखिए, आपने कभी भी कोई गर्म वस्तु को छुई होगी। अगर मैं ये कहती हूँ कि इस ग्लास में गर्म पानी है तो इस बात का एहसास मुझे कैसे हुआ कि इस ग्लास में गर्म पानी है। वहीं अगर मैं बात करूं कि जब भी अगर मैं किसी पतीले में क्या करती हूँ, गैस के ऊपर कोई पतीला बैठाती हूँ जिसमें कोई द्रव है, मान लीजिए उसमें पानी है या मान लीजिए आप में उसमें दूध है, उसको गर्म करने के लिए बैठाती हूँ, तो जो पतीले के ऊपर की सतह है, जो द्रव है, वो गर्म होनी चाहिए। पूरा दूध कैसे गर्म होता है, ये भी एक प्रश्न है। अब आप सोचिए, जब ठंडी का मौसम आता है तो हमें क्या होता है, धूप सेकना बहुत पसंद होता है। तो अब ये सोचिए कि वहां से सूर्य की किरण हम तक कैसे पहुंच रही है, हीट का ट्रांसफर कैसे हो रहा है। ये तीनों एग्जाम्पल में आपने सोचा है, क्या सोचा कि कोई चीज गर्म लग रही है, यानी उस गर्म वस्तु से मेरे पास क्या हो रही है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, मेरे हाथ तक क्या हो रही है, ऊष्मा स्थानांतरित हो रही है। या दूसरी बात हमने की, यदि दूध का निचला जो स्तर है, जो सतह है, वो गर्म हो रहा है, उसके साथ साथ ऊपरी सतह भी गर्म हो रहा है, तो वो कैसे हो रहा है। सूर्य से अगर किरण आ रही है, विकिरण आ रही है, तो वो हम तक कैसे पहुंच रही है, ये भी एक प्रश्न है। ये तीनों एग्जाम्पल किसका उदाहरण है, किसका उदाहरण है तो हीट ट्रांसफर का उदाहरण। हीट ट्रांसफर की जब भी हम बात करते हैं तो हम 3 मैथड्स की बात करते हैं। कौन कौन से वो 3 मैथड है तो एक होता है आपका कंडक्शन, दूसरा होता है आपका कन्वेक्शन और तीसरा होता है रेडिएशन। मैं क्या कह रही हूं, जब भी हम हीट ट्रांसफर की बात करते हैं तो हम 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। एक होता है कंडक्शन, दूसरा होता है क्या होता है कन्वेक्शन होता है और तीसरा क्या होता है रेडिएशन होता है। इन 3 शब्दों की बात करते हैं। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है, सबसे पहले वो समझते हैं, फिर हम देखेंगे कि थर्मस फ्लास्क में क्या होता है। थर्मस फ्लास्क आपने यूज किया होगा जब भी कोई बीमार होता है, या हम रेगुलर तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं। जब भी बीमार होता है तो हम क्या चाय लेके जाते हैं, दूध लेके जाते हैं, तो उसमें क्या होता है, जो भी आप लेके जाते हैं, तरल पदार्थ लेके जाते हैं, वो जिस अवस्था में लेके जाते हैं, जिस तापमान पर लेके जाते हैं, वही तापमान जब आप रोगी को अस्पताल में देते हैं तो वही तापमान को उसकी प्राप्ति, उसको उसी तापमान की प्राप्ति होती है। तो वो कैसे होता है, उसके पीछे की वजह आपसे प्रश्न में पूछी जा रही है। तो हमें सबसे पहले समझना है कंडक्शन क्या होता है। देखिए, कंडक्शन समझने से पहले एक छोटा सा उदाहरण समझ लेते हैं। मान लीजिए कि ये एक लोहे का छड़ है, लोहे का टुकड़ा है, ठीक है। अब नीचे इसके क्या लगाते हैं हम, एक बर्नर से क्या लगा देते हैं, आग लगा देते हैं। एक बर्नर से आग लगा दिया तो क्या होगा, आप कहेंगे कि ये हिस्से के साथ ये जो हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है, ये तो गर्म होगा ही, साथ में जो गर्माहट है वो आपको कहाँ महसूस होगी, इसके अंतिम बिंदु पर भी महसूस होगी। ये किस वजह से हो रहा है, ये आप एक चीज तो नोटिस करेंगे कि हीट का ट्रांसफर प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु पर हो रहा है, लेकिन कैसे हो रहा है। जो आपकी लोहे की छड़ है वो क्या है, एक चीज नोटिस कीजिए, लोहे की छड़ क्या है, लोहे की छड़ है ठोस, ठीक है। ठोस में क्या होते हैं, अणु होते हैं, और ठोस के अणु क्या होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। यही पढ़ा है हमने, ठोस, द्रव और गैस में हमने डिफरेंस क्या पढ़ा है कि ठोस के अणु बहुत पास पास होते हैं। द्रव की बात करें तो ठोस की अपेक्षा इसके जो अणु होते हैं वो दूर दूर होते हैं। वहीं गैस की बात करें तो उसके जो अणु होते हैं और दूर दूर होते हैं। यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, हम ठोस की बात कर रहे हैं। ठोस के जो अणु हैं बहुत पास पास हैं। तो हीट का ट्रांसफर कैसे होता है, ये सब क्या होने लगते हैं, वाइब्रेट होने लगते हैं। जैसे ही इन्हें क्या होती है, ऊष्मा की प्राप्ति होती है, ये तेजी से वाइब्रेट करने लगते हैं और क्या होते हैं, एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते जा रहे हैं। जैसे पहला अणु ट्रांसफर कर रहा है हीट दूसरे अणु को, दूसरा अणु ट्रांसफर कर रहा है तीसरे अणु को, ऐसे करके क्या होता है, अंतिम बिंदु तक क्या होता है तो हीट का ट्रांसफर कर दिया जाता है। एक छोटी सी चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए कि देखिए, ये अणु का स्थानांतरण नहीं हो रहा है, अणु अपनी जगह पे वाइब्रेट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, दूसरे को ऊष्मा ट्रांसफर कर रहे हैं, ऐसे करके अंतिम बिंदु तक ऊष्मा पहुंच रही है। मैं क्या कह रही हूं कि यहाँ पे अणु जो हैं वो गति नहीं करते हैं,
अणु की गति नहीं होती है, बल्कि किसकी गति होती है? ऊष्मा अपने आप वाइब्रेशन के थ्रू क्या होते हैं? संचरित होते हैं। इस प्रोसेस को क्या कह दिया जाता है? कंडक्शन कह दिया जाता है। ये किस में होता है? सॉलिड में होता है। अब आप कहेंगे कि लोहे की छड़ भी सॉलिड है और प्लास्टिक जो है, प्लास्टिक की बॉटल भी सॉलिड है, लेकिन आप गर्म करेंगे तो लोहे की छड़ में जो इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा और प्लास्टिक में जो इम्पैक्ट होगा वो अलग होगा। अब ऐसा क्यों होता है कि लोहे की छड़ जल्दी गर्म हो जाती है, लेकिन आप अगर प्लास्टिक को पिघलाएंगे, प्लास्टिक को गर्म करेंगे तो उस पर इम्पैक्ट अलग दिखता है। इसके लिए एक टर्म का इस्तेमाल किया जाता है, जो क्या नाम से जाना जाता है? इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है थर्मल कंडक्टिविटी के नाम से जाना जाता है। कोई भी ठोस ऊष्मा का कितना चालक है, कोई भी पदार्थ ऊष्मा का कितना अच्छा चालक है, ये डिपेंड करता है कि वो थर्मल कंडक्टिविटी उस पदार्थ की कितनी ज़्यादा होगी। अगर लोहे की बात करें तो थर्मल कंडक्टिविटी जो लोहे की होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसे ऊष्मीय चालकता कह दिया जाता है। लोहे की ऊष्मीय चालकता बहुत ज़्यादा होती है। प्लास्टिक की अगर बात करें तो उसकी ऊष्मीय चालकता बहुत कम होती है। ये बात किसकी चल रही है? अभी बात हमने की है कंडक्शन की। अब चलते हैं किसकी तरफ? कन्वेक्शन की तरफ चल रहे हैं। तो आप सोचिए कि एक पतीले में क्या बैठा दिया गया है? तो पानी बैठा दिया गया है। कहाँ बैठा दिया गया है? तो गैस के ऊपर बैठा दिया गया है। ठीक है, अब क्या होगा? यहाँ पे अणु जो है, जो मैं एग्जांपल ले रही थी कि निचली सतह जो है वो किसके संपर्क में है? तो ताप के संपर्क में है, तो निचली सतह ही गर्म होनी चाहिए। जो ऊपर की सतह के अणु हैं वो कैसे गर्म हो रहे हैं? तो याद रखिएगा ये क्या होता है। देखिए, यहाँ से तापीय ऊर्जा कहाँ प्रवेश करती है? इस लेयर में प्रवेश करती है। फिर ये लेयर क्या होती है? हल्की होकर क्या हो जाती है? ऊपर उठ जाती है। और जो ऊपर की लेयर है वो क्या होती है? सघन होती है, इसलिए वो क्या हो जाती है? नीचे बैठ जाती है। फिर ये जो लेयर है वो आके क्या होती है? गर्म होती है, नीचे बैठती है, और जैसी गर्म हो जाती है ये ऊपर चली जाती है। ऐसे करके क्या होते हैं? अणु स्थानांतरित होते होते ये ऊपरी सतह तक जो पूरे अणु हैं वो क्या हो जाते हैं? गर्म हो जाते हैं। एक चीज हमने यहाँ पे नोटिस की थी कि कंडक्शन में जो अणु होते हैं उनका स्थानांतरण नहीं होता है, लेकिन कन्वेक्शन में याद रखिएगा अणुओं का स्थानांतरण होता है। अब आप समझिए ये किस में होता है? तो हमेशा याद रखिएगा जो आपका कन्वेक्शन है वो किस में होता है? तो कन्वेक्शन होता है फ्लूइड्स में जो है वो कन्वेक्शन देखने को मिलता है। फ्लूइड्स में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा? फ्लूइड्स में आपको द्रव मिलेगा और क्या मिलेगा? साथ में आपको गैस मिलेगा। तो द्रव और गैस में क्या होते हैं? तो आपके कन्वेक्शन होते हैं। लेकिन यदि आपको ठोस में ऊष्मा का स्थानांतरण करना होता है तो वो किस माध्यम से होता है? तो कंडक्शन के माध्यम से होता है। अब चलते हैं किसकी तरफ? रेडिएशन की तरफ चलते हैं। मैंने एग्जांपल लिया कि सर्दी में हम क्या बैठते हैं? धूप के पास बैठते हैं। धूप के पास बैठते हैं तो हम क्या हो जाते हैं? आनंदित हो जाते हैं। क्यों आनंदित हो जाते हैं? क्योंकि हम तक क्या आती है? विकिरण आती है। ये विकिरण क्या है? एक टाइप की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जो हम तक पहुंचती है, जो निर्वात से भी होकर आ सकती है। निर्वात में आपका कन्वेक्शन काम नहीं करेगा। याद रखिएगा, जैसे ही अगर मैं कह रही हूँ कि जो कन्वेक्शन है वो द्रव और गैस दोनों में संचालित हो सकती है, तो सोचिए अगर जो सूर्य की जो हाइट है हमसे बहुत दूर है, दूरी जो है वो बहुत दूर है सूर्य हमसे, वहाँ से अगर कन्वेक्शन के थ्रू आएगा तो गैस क्या होगी? गर्म होती जाएगी और वो उठती चली जाएगी, तो हम तक पहुंच ही नहीं पाएगी। लेकिन रेडिएशन के माध्यम से क्या होता है? जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं वो लगभग निर्वात में भी गमन कर लेती हैं, इसलिए हम तक पहुंच जाती है और हमें क्या होती है? गर्माहट का एहसास होता है। तो याद रखिएगा हम किसकी बात कर रहे हैं? जब भी हम ठोस की बात करेंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? कंडक्शन के माध्यम से होगा। जब भी हम द्रव और गैस की बात करेंगे तो ऊष्मा का स्थानांतरण किसके माध्यम से होगा? तो कन्वेक्शन के माध्यम से होगा। और जब भी हम किसकी बात करेंगे? जब भी हम बात करेंगे लंबी दूरी तय करके आकर जो ऊष्मा का स्थानांतरण होना है वो किसके माध्यम से होगा? तो रेडिएशन के माध्यम से होगा। ये 3 वे होते हैं ऊष्मा के स्थानांतरण के। अब बात करते हैं किसकी बात करते हैं? थर्मस फ्लास्क की बात कर लेते हैं। थर्मस फ्लास्क का कुछ संरचना ऐसा होता है कि अंदर आपको देखने को मिलेगा एक कांच का ग्लास देखने को मिलेगा, साथ में इन दोनों के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? बाहर स्टील देखने को मिलेगा। स्टील के बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा? तो निर्वात देखने को मिलेगा। इतनी बातें समझ में आ गई होगी।
इसकी संरचना ही कुछ ऐसी बनाई जाती है कि इसमें ना तो कन्वेक्शन काम करता है, ना कंडक्शन काम करता है और ना ही रेडिएशन काम करता है। अब देखते हैं कि रेडिएशन कंडक्शन कैसे काम नहीं करता है। तो सबसे पहले देखिए, ये जो बाहरी सतह है, सबसे अंदर का सतह है, वो किसका बना हुआ है? ग्लास का बना हुआ है। और अभी हमने बात की है किसकी? थर्मल कंडक्टिविटी की बात की है। थर्मल कंडक्टिविटी जो है वो डिपेंड करती है पदार्थ के कैरेक्टरिस्टिक पर। पदार्थ कैसा है ये डिपेंड करता है कि उसकी थर्मल कंडक्टिविटी कैसे होगी। जैसे लोहे का जो है थर्मल कंडक्टिविटी क्या होती है? बहुत हाई होती है, लेकिन प्लास्टिक की थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। वैसे ही ग्लास की भी थर्मल कंडक्टिविटी बहुत लो होती है। इसके कारण क्या होता है? आपका कंडक्शन के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो रहा है। मैं क्या कह रही हूँ? ग्लास की सरफेस के कारण क्या होता है? कंडक्शन के कारण ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं होता है। अब हम बात करें, देखिए इनके बीच में क्या है? निर्वात है। निर्वात अगर है तो वहां पे क्या नहीं हो सकता? कन्वेक्शन नहीं हो सकता। निर्वात प्रेजेंट होने के कारण क्या नहीं हो सकता? तो आपका कन्वेक्शन यहाँ पे क्या हो जाता है? एलिमिनेट हो जाता है। वहीं अगर बात करें यहाँ पे जो होती है स्टील लगी होती है, तो यहाँ से रेडिएशन बाहर नहीं आ सकती, इसलिए यहाँ पे क्या हो सकता है? रेडिएशन भी काम करना बंद हो जाता है। यानी ऊष्मा का स्थानांतरण जो तीन मेथड के माध्यम से हो रहा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, इन तीनों के माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण नहीं हो पाता है। इससे क्या होता है? थर्मल फ्लास्क में जो भी चीजें जिस ताप पर रखी जाती है उसी ताप पर बनी रहती है। अब देखते हैं प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। प्रश्न आपसे ये पूछ रहा है कि लंबे समय तक क्यों बना रहता है? जैसे ही जिस तापमान पे रहता है उसी तापमान में क्यों बना रहता है? तो यहाँ पे ना तो हानि होती है ऊष्मा की, ना ही प्राप्ति होती है। किस माध्यम से? ना तो कंडक्शन के माध्यम से होती है और ना ही कन्वेक्शन और रेडिएशन के माध्यम से होती है। तो आपका ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे क्या सही हो जाता है? सी आपका सही हो जाता है। आई होप इतनी चीजें समझ में आई होगी। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नलिखित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। ये आपसे पूछ रहा है प्रकाश ऊर्जा का जो ऑप्टिकल फाइबर इस्तेमाल किया जाता है वो किसके माध्यम से संचालित होता है, कौन सा प्रिंसिपल उस पर काम करता है, ये आपसे प्रश्न में पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन आपका दिया गया है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, दूसरा ऑप्शन आपको दिया गया है विवर्तन, तीसरा ऑप्शन दिया गया है प्रकीर्णन और चौथा ऑप्शन जो दिया गया है वो रिफ्रैक्शन दिया गया है। तो देखते हैं, थोड़ी सी बातें हम जान लेते हैं किसके बारे में। तो दो टर्म इस्तेमाल होते हैं, एक होता है आपका रिफ्लेक्शन और दूसरा टर्म क्या होता है? तो रिफ्रैक्शन होता है। मैं क्या कह रही हूँ? दो टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं हम, एक होता है रिफ्लेक्शन और दूसरा होता है रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में एल और आर का फर्क नहीं है, फर्क बहुत ज़्यादा है। कैसा फर्क है? रिफ्लेक्शन किसे कहा जाता है? जब कोई भी प्रकाश तरंग किसी माध्यम से आती है और उसी माध्यम में लौट जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? परावर्तन कहा जाता है। इन शॉर्ट में अगर देखें तो अगर मैं क्या लूँ, यहाँ पे एक पॉलिश किया गया कांच लूँ और यहाँ से मैं क्या करूँ, ये माध्यम मान लेती हूँ कि मैं वायु है, वायु से यहाँ से प्रकाश आई और क्या हो गई, वायु में ही प्रकाश वापस लौट जाए, तो इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है? परावर्तन कह दिया जाता है। यहाँ पे बीच में हम क्या ड्रॉ करते हैं? अभिलंब ड्रॉ करते हैं, जो एक काल्पनिक रेखा है जो 90 डिग्री पर ड्रॉ की जाती है। अब देखिए, ये जो आई इसे क्या कह दिया जाता है? आपतित किरण कह दिया जाता है, और जो गई उसे क्या कह दिया जाता है? परावर्तित किरण कह दिया जाता है। अब आपतित किरण और अभिलंब के साथ बना कोण क्या कहलाता है? आपतन कोण कहलाता है। साथ में अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बना कोण क्या कहलाता है? परावर्तन कोण कहलाता है। अब जो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? आपतन कोण का मान बराबर होता है परावर्तन कोण के। ये बात हो गई परावर्तन की। वहीं अपवर्तन की बात करें तो अपवर्तन कुछ ऐसा होता है कि प्रकाश से किरण क्या आती है? एक माध्यम से आती है। यहाँ भी मैं क्या ड्रॉ कर लेती हूँ? अभिलंब ड्रॉ करती हूँ। देखिए, दो तरीके के माध्यम आपको देखने को मिलते हैं, एक होता है सघन माध्यम, दूसरा होता है विरल माध्यम। सघन माध्यम किसे कहते हैं? जहां अणु जो होते हैं वो पास पास होते हैं, उसे सघन माध्यम कह दिया जाता है। जहां पदार्थ के अणु दूर दूर होते हैं उसे क्या कह दिया जाता है? विरल माध्यम कह दिया जाता है। मान लेती हूं मैं, ये क्या है? ये आपका क्या है? ये कांच है, कांच के अणु क्या है? पास पास हैं, तो ये क्या है? सघन माध्यम है। मतलब ये माध्यम क्या है? सघन है।
और ये माध्यम क्या है, विरल है। मान लेती हूँ कि ये वायु है, यहाँ पे आपको एयर है, तो ये माध्यम क्या है, विरल माध्यम है। जब भी प्रकाश की किरण, ध्यान से सुनिएगा, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो क्या होती है, अभिलंब से दूर हट जाती है। मैं क्या कह रही हूँ, जब भी प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वो अभिलंब से दूर हट जाती है। वहीं जब भी प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है, अगर यहाँ पे वायु होता और ऊपर कांच होता तो वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है। इतनी बातें क्लियर हो गई होगी। अपवर्तन क्या होता है, जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो या तो वो क्या होती है, अभिलंब की तरफ झुक जाती है या अभिलंब से दूर हट जाती है, ये होता है आपका अपवर्तन। परावर्तन क्या होता है, जिस माध्यम से प्रकाश की किरण आती है उसी माध्यम में यदि लौट जाए तो उस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, परावर्तन कह दिया जाता है। दोनों चीजें समझ में आ गई। अब हम चल रहे थे, किसकी तरफ चल रहे थे, हम पूर्ण आंतरिक परावर्तन की तरफ चल रहे थे। तो थोड़ी सी बातें हम किसकी कर लेते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की कर लेते हैं। नाम में क्या लिखा गया है, परावर्तन लिखा गया है, मतलब प्रकाश जहां से आएगी उसी माध्यम में लौट जाएगी, यही होता है। अब हमने पढ़ा है, क्या पढ़ा है कि अपवर्तन क्या होता है, प्रकाश की किरण आती है एक माध्यम से, मान लेती हूँ कि मैं ये माध्यम कौन सा है, सघन माध्यम है, और ये माध्यम कौन सा है, विरल माध्यम है। अब सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो क्या होगी, अभिलंब से क्या हो जाएगी, दूर हट जाएगी, यही होता है। यदि मैं, जैसे आप वहाँ पे कोण आई और कोण आर बनाए थे तो वहाँ पे हमने क्या समझा था, आपतित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहलाता है। तो अपवर्तन के समय भी आपतन कोण तो होता ही है। साथ में हमने क्या पढ़ा था, जो किरण परावर्तित होकर आती है उसके साथ अभिलंब के साथ जो कोण बनता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो ये वाला जो कोण है वो कौन सा है, अपवर्तन कोण है, याद रखिएगा। कौन सा कोण है, अपवर्तन कोण है। अब पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, आई का मान बढ़ाते चले जाते हैं, वैसे ही क्या होता है, आर का मान भी क्या होते जाता है, बढ़ता चला जाता है। जैसे ही हम आई बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कोण आर का मान भी क्या हो रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एक समय ऐसे आता है कि हम आई को इतना बढ़ा देते हैं, आई यानी आपतन कोण को इतना बढ़ा देते हैं कि जो आपका आर है वो क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। आपका कोण आर क्या हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। तो जिस आपतन कोण पर परावर्तन कोण का मान जो है वो 90 डिग्री हो जाता है, उस आपतन कोण को ही क्या बोलते हैं, क्रांतिक कोण कह दिया जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही होगी। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं क्या कह रही हूँ, आपतन कोण का वह मान जिसमें अपवर्तन कोण, यदि मैंने अपवर्तन कोण की जगह परावर्तन कोण कह दिया होगा तो समझ जाइएगा कि वो अपवर्तन कोण है। ठीक है, यहाँ पे जो बातें हो रही हैं वो किसकी हो रही है, अपवर्तन की हो रही है। आपतन कोण का वह मान जिस पर अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाए, उस कोण को क्या कह दिया जाता है, क्रांतिक कोण कह दिया जाता है। अब प्रोसेस क्या होता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होता है, जैसे ही हम क्या करते हैं, आपतन कोण के मान को क्रांतिक कोण से थोड़ा सा भी अगर बढ़ा दें, 0.5 डिग्री भी अगर हम बढ़ा दें, तो जो प्रकाश की किरण दूसरे माध्यम में जा रही थी वो प्रकाश की किरण वापस उसी माध्यम में लौट आती है। मतलब वापस उसी माध्यम में लौट आएगी, और वापस लौट आने की प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, तो परावर्तन कह दिया जाता है। और परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होगा, कोण आई बराबर हो जाता है कोण आर, इसे ही क्या कह दिया जाता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह दिया जाता है। पूर्ण आंतरिक जहां गई थी वहीं वापस आ गई। परावर्तन को कहने का मतलब ये है कि कोण आई यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण या फिर यहाँ पे परावर्तन हो रहा है तो आपका परावर्तन कोण आर के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कह दिया जाता है। और इसी के आधार पे जो आपने मृग मरीचिका सुनी होगी, जो आपको क्या दिखाई देता है, पानी दिखाई देता है, रेत भी पानी दिखाई देता है, वो प्रोसेस भी किसके कारण होता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होता है। ऑप्टिकल फाइबर भी हम समझ लेते हैं कि ऑप्टिकल फाइबर में कैसे काम करता है। तो ऑप्टिकल फाइबर कुछ होता है ऐसा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश की किरण आई ऐसे अंदर ही क्या हो जाएगी, उसी माध्यम के क्या कर जाएगी, तो परावर्तित कर जाएगी, वापस ऐसे इसी डायरेक्शन में परावर्तित कर जाएगी। कुछ ऐसी संरचना बनाई जाती है कि प्रकाश की किरण आई, टकराई, उसी माध्यम में लौट गई,
प्रकाशीय किरण आई, टकराई, उसी माध्यम में लौट गई। तो ये प्रोसेस रिपीट होता रहता है। तो ऑप्टिकल फाइबर में भी कौन सी प्रक्रिया होती है, तो आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन ही आपको देखने को मिलता है। कोण आई बराबर हो जाता है कोण आई। किसकी बात हो रही है, ऑप्टिकल फाइबर की बात की जा रही है। जो हीरा चमकदार दिखाई देता है, हीरे के अंदर भी क्या होता है, हीरे की संरचना ही ऐसी बनाई जाती है कि वहां पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। यदि आप हीरे को ध्यान से देखेंगे तो आपको वहां पे दृश्य प्रकाश के जो स्पेक्ट्रम है, ब, जा, नी, ह, पी, नाला या फिर आप जिसे विबग्योर के नाम से जानते हैं, वो कलर आपको कहीं ना कहीं शाइन करते हुए नजर आएंगे। वो किससे शाइन होते हैं, क्योंकि वहां पे भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। एक मृग मरीचिका में आपको पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिल रहा है, ऑप्टिकल फाइबर में आपको क्या देखने को मिल रहा है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिल रहा है। साथ में हमने किसकी बात की है, तो हमने बात की है जो हीरे में जो दृश्य प्रकाश के आपको रंग दिखाई दे रहे हैं, उसमें भी आपको क्या देखने को मिलता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए में ही आपके लिखा गया है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ऑप्शन जो आपके प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाता है, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है। तो हमने पहले भी सीरीज में बात की है कि 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक होता है एंडोक्राइन सिस्टम और दूसरा होता है एक्सोक्राइन सिस्टम। 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है। थोड़ी थोड़ी सी बातें हम किसकी कर लेते हैं, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन, यानी अंतःस्रावी ग्रंथि, और दूसरी बात हम किसकी कर रहे हैं, तो बहिर्स्रावी ग्रंथि की कर रहे हैं, जिसे क्या कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है, इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड कहा जाता है। हमेशा ये बात याद रखिएगा, जो एंडोक्राइन ग्रंथि है वो क्या करती है, जो अंतःस्रावी ग्रंथि है वो क्या करती है, तो हार्मोन का सिक्रीशन करती है। मैं क्या कह रही हूँ, जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं वो क्या करती है, तो हार्मोन का सिक्रीशन करती हैं। वहीं हम बहिस्रावी ग्रंथियों की बात करें तो ये एंजाइम्स का सिक्रीशन करती हैं। मैं क्या कह रही हूँ, 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती है, एक को कहा जाता है एंडोक्राइन, दूसरे को कहा जाता है एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो होती है वो क्या करती है, हार्मोन का सिक्रीशन करती है। वहीं अगर हम बात करें एक्सोक्राइन ग्लैंड की, तो वो क्या करती है, तो एंजाइम का सिक्रीशन करती है। देखिए सबसे खास बात यह है कि हार्मोन का सिक्रीशन जो होता है वो केवल रक्त में होता है। मैं क्या कह रही हूँ, केवल रक्त में आपको हार्मोन का सिक्रीशन देखने को मिलता है, लेकिन एंजाइम का सिक्रीशन आपको किसी शरीर की नलिका में भी देखने को मिल सकता है। तो ये भी एक मेजर डिफरेंस होता है। तो हमारे शरीर में कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो केवल अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करते हैं, और कुछ ग्लैंड ऐसे होते हैं जो केवल बहिस्रावी ग्रंथि की तरह काम करते हैं। जैसे अगर बात करें हम, जैसे आपका हो गया, क्या हो गया, एड्रीनल ग्लैंड हो गया। एड्रीनल ग्लैंड क्या करता है, तो एड्रीनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। अब एड्रीनलिन जो हार्मोन होता है उसे क्या कहा जाता है, फाइट और फ्लाइट हार्मोन के नाम से जाना जाता है। जब भी आप किसी मुश्किल परिस्थिति में होते हैं तो आप उसका डटकर सामना करेंगे या फिर रणभूमि छोड़कर भाग जाएंगे, ये डिपेंड करता है कि एड्रीनलिन जो ग्लैंड है हमारा कैसे काम कर रहा है। उस समय एड्रीनलिन जो आपका हार्मोन है वो काम करता है कि आप रणभूमि में टिके रहेंगे यानी फाइट करेंगे, या फिर रणभूमि छोड़कर भाग जाएंगे यानी फ्लाइट करेंगे। ये डिपेंड करता है, किस पर डिपेंड करता है, आपके इस हार्मोन पर डिपेंड करता है। जो आपका एड्रिनल ग्लैंड है वो प्योर अंतःस्रावी ग्रंथि है। अंतःस्रावी ग्रंथि कहने का मतलब क्या हुआ कि हार्मोन का सिक्रीशन करता है, केवल हार्मोन का सिक्रीशन करता है। वहीं हम बहिस्रावी ग्रंथि की बात करें, बहिस्रावी ग्रंथि क्या करने का काम कर रहा है, तो एंजाइम सिक्रीशन का काम कर रहा है। जैसे आपका सलाइवा जो है, सलाइवे में क्या होता है, लार ग्रंथि में क्या होता है, लार ग्रंथि एक टाइप की क्या है, बहिस्रावी ग्रंथि है, जो क्या करती है, एमाइलेज नाम का एंजाइम जो है वो सिक्रीट करती है। अब एमाइलेज नाम का एंजाइम क्या करता है, तो आपका कार्बोहाइड्रेट जो है उसे शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो कौन सा, सिर्फ एंजाइम सिक्रीशन का काम कर रहा है, तो ये क्या है, प्योर बहिस्रावी ग्रंथि। अब कुछ ग्रंथियां ऐसे भी होती हैं जो अंतःस्रावी ग्रंथि के तौर पर भी काम करती है, मतलब हार्मोन का भी सिक्रीशन करती है, साथ में क्या करती है, एंजाइम का भी सिक्रीशन करती है। मैं क्या कह रही हूँ, कुछ ग्रंथियां ऐसी होती हैं जो हार्मोन के साथ साथ एंजाइम का सिक्रीशन भी करती है। उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आपका मिक्स्ड ग्लैंड कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है, मिक्स ग्लैंड कह दिया जाता है। और मिक्स ग्लैंड का यदि हम क्या करें, एग्जाम्पल देखें, तो मिक्स ग्लैंड का जो एग्जाम्पल है वो क्या है, पेनक्रियाज है।
पेनक्रियाज क्या करता है, तो पेनक्रियाज यानी क्या हुआ, अग्नाशय हुआ। अग्नाशय क्या काम करता है, तो ये क्या करता है, हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और साथ में क्या करता है, तो एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है। इसलिए इसे क्या कह दिया जाता है, तो मिक्स ग्लैंड कह दिया जाता है। आपके आरओ एआरओ और यूपी पीसीएस दोनों के लिए ये जो पेनक्रियाज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से पढ़ के जाइएगा। देखिए, हार्मोन जो सिक्रीशन करता है, जहाँ से स्रावित होता है हार्मोन, उसे क्या कहा जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है, जो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है। और जो आइलेट ऑफ लैंगरहैंस है उसमें 3 कोशिका पाई जाती है, एक होता है अल्फा, दूसरा होता है बीटा और तीसरा होता है गामा। अल्फा जो आपका कोशिका है वो क्या सिक्रीट करती है, तो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है। मैं क्या कह रही हूँ, जो पेनक्रियाज में जो भाग है वो क्या करता है, हार्मोन का सिक्रीशन करता है, उसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की कोशिका पाई जाती है, एक अल्फा कोशिका, दूसरा बीटा कोशिका और तीसरा गामा कोशिका। अल्फा कोशिका क्या सिक्रीट करती है, तो ग्लूकागॉन सिक्रीट करती है। बीटा कोशिका क्या सिक्रीट करती है, तो इंसुलिन का सिक्रीशन करती है। वहीं गामा कोशिका क्या करती है, तो सोमैटोस्टैटिन जो हार्मोन है उसका सिक्रीशन करती है। इन तीनों की बात कर लिए। जो पेनक्रियाज है वो मिक्स ग्लैंड की तरह काम करता है, यानी वह अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है। कहने का मतलब है कि वो हार्मोन भी सिक्रीट करता है, साथ में एंजाइम भी सिक्रीट करता है। जो पार्ट उसका हार्मोन सिक्रीट करता है उसे आइलेट ऑफ लैंगरहैंस कह दिया जाता है। आइलेट ऑफ लैंगरहैंस में 3 तरह की कोशिका पाई जाती है, एक होती है अल्फा, दूसरा होती है बीटा और तीसरा होती है गामा। अल्फा कोशिका क्या सिक्रीट कर रही है, तो ग्लूकागॉन सिक्रीट कर रही है। बीटा कोशिका क्या सिक्रीट कर रही है, तो आपका इंसुलिन सिक्रीट कर रही है। और गामा कोशिका क्या सिक्रीट कर रही है, तो आपका सोमैटोस्टैटिन सिक्रीट कर रही है। तो इतनी बातें हमने कर ली। अब चलते हैं दूसरे पार्ट की तरफ। दूसरे भाग की हम बात कर रहे हैं कि पेनक्रियाज क्या कर रही है, एंजाइम भी सिक्रीट करती है, यानी बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करती है। बहिःस्रावी ग्रंथि की तरह काम करने का मतलब है कौन कौन से एंजाइम सिक्रीट कर रही है, तो याद रखिएगा ये कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करती है। इतना डिटेल से इसलिए समझाया जा रहा है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये क्या करती है, प्रोटीन का भी पाचन करती है, कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन करती है और वसा का भी पाचन करती है। अब कार्बोहाइड्रेट का पाचन किस तरह करती है, कौन सा यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, तो आपको यहाँ पे एंजाइम जो देखने को मिलेगा वो एमाइलेज जो हमारे लार में मिल रहा था वही आपको एंजाइम इसमें भी देखने को मिलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में कन्वर्ट करने का काम करता है। वहीं प्रोटीन का पाचन करने के लिए भी यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, जिसे प्रोटीईज के नाम से जाता है। प्रोटीन को सरल करने का काम करता है, इसलिए प्रोटीईज, ईज मतलब आसान करना, प्रोटीईज के तौर पर यहाँ पे ट्रिप्सिन पाया जाता है। वहीं वसा को क्या करने वाला, आसान करने वाला, सरल करने वाला भी यहाँ पे एंजाइम पाया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, लाइपेज कहा जाता है। तो इतनी सारी बातें क्यों बताई गई है, क्योंकि पेनक्रियाज एक मिक्स ग्लैंड है जो हार्मोन का भी सिक्रीशन करता है और एंजाइम का भी सिक्रीशन करता है। ये बात ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे आपका कार्बोहाइड्रेट का भी पाचन दिखाई देगा, वसा का भी पाचन दिखाई देगा और आपको प्रोटीन का भी पाचन होता हुआ दिखाई देगा। तो आपको ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है, ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। एड्रिनल ग्लैंड की हमने बात की है। एड्रिनल ग्लैंड क्या करता है, तो एक तरह के क्या है, अंतःस्रावी ग्रंथि है जो क्या करता है, एड्रेनलिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करता है। अश्रु ग्रंथि क्या है, एक तरह का बहिःस्रावी ग्रंथि है, जैसा कि हमारा लार ग्रंथि है वैसे ही आंसू बहाने का काम, क्योंकि आंसू क्या करता है, हमारे आंखों को साफ करता है, तो आंसू निकालने का काम कौन करता है, तो अश्रु ग्रंथि करता है। थायराइड क्या है, तो थायराइड एक तरीके का क्या है, तो अंतःस्रावी ग्रंथि है, जिसे अवटु ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। और ये क्या सिक्रीट करता है, तो थायरॉक्सिन नाम का हार्मोन सिक्रीट करने का काम करता है। तो आपका मिक्स ग्लैंड क्या है, जो आपका अंतःस्रावी ग्रंथि और बहिःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह काम करता है, वो क्या है, अग्नाशय है। ये था प्रश्न नंबर 3। आप चलेंगे प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न नंबर 4 आपसे क्या कह रहा है वो समझ लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 लिखा गया है, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपसे
प्रश्न में पूछा जा रहा है, पीछे के शब्दों पर आराम से गौर कीजिएगा। पहले ऑप्शन में दिया गया है ऑक्सीटोसिन दिया गया है और सामने लिखा गया है हार्मोन। अभी हमने बात की है हार्मोन किसके द्वारा सिक्रीट किया जाता है, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा सिक्रीट किया जाता है। और जो ऑक्सीटोसिन है वो कहाँ से सिक्रीट किया जाता है, तो याद रखिएगा पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि द्वारा सिक्रीट किया जाता है। अब पीयूष ग्रंथि के भी दो भाग होते हैं, एक होता है इंटीरियर पार्ट और दूसरा होता है प्रोस्टीरियर पार्ट। इंटीरियर पार्ट से नहीं बल्कि प्रोस्टीरियर पार्ट से आपका क्या होता है, तो ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और ऑक्सीटोसिन को ही क्या कह दिया जाता है, तो लव हार्मोन कह दिया जाता है। लव हार्मोन क्यों कहा जाता है, जैसे ही माँ किसी बच्चे को जन्म देती है तो माँ का जो है बच्चे के प्रति लगाव अचानक से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि ऑक्सीटोसिन की मात्रा उसके शरीर में ज़्यादा प्रवाहित होने लगती है। ये ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ मादा में ही सिक्रीट होता है, ये पुरुष में भी मादा के बराबर ही सिक्रीट होता है। जब भी हम प्यार के सिचुएशन में होते हैं, आलिंगन के सिचुएशन में होते हैं, तब भी जो ये हार्मोन है ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है, लव हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, एक टाइप का हार्मोन है जो कहाँ से स्रावित किया जा रहा है, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित किया जा रहा है। तो ये तो बिल्कुल सही सुमेलित किया गया है। दूसरा दिया गया है स्पार्टम दिया गया है। सेम क्वेश्चन, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एनालिसिस जो है वो दो पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तो आपको टेम्परामेंट समझ में आता है, माइंडसेट समझ में आता है कि आयोग किस तरीके के प्रश्न पूछ रहा है हमसे। और दूसरी बात एक चीज़ और है, क्या है कि कुछ क्वेश्चन क्या होते हैं, कुछ ऑप्शन जो है वो एज इट इज़ रिपीट किए जाते हैं। तो आपका अगर आप 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 15 क्वेश्चन दिए गए हैं, 20 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन में मान के चलिए कि ऑप्शन कहीं ना कहीं आपको मिलते हुए जुलते दिखाई देंगे। अगर आप ये सीरीज़ ईमानदारी से फॉलो कर रहे हैं तो आप हो नहीं हो के 10 क्वेश्चन आँख बंद करके सही करके आएंगे। बी ऑप्शन में दिया गया है स्पार्टम। स्पार्टम के सामने लिखा गया है कि एक सिंथेटिक स्वीटनर है, यानी संश्लेषित तौर पे ये मधुरक की तरह इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल सही मैच किया गया है। वहीं चलेंगे ऑप्शन नंबर सी की तरफ, नियोप्रीन दिया गया है। ये एक टाइप का पॉलीमर है। पॉलीमर क्या होता है, एग्जाम्पल मैं हमेशा लेती हूँ, एक मोती की माला लीजिए जिसमें बहुत सारी मोतियाँ हैं। तो जो बहुत सारी मोती में एक मोती है वो मोनोमर है। जब बहुत सारे मोनोमर आपस में कनेक्ट हो जाए तो वो क्या बनाते हैं, पॉलीमर बनाते हैं। और नियोप्रीन एक टाइप का पॉलीमर है जो किसका बहुलक है, तो मोनोमर इसका क्या है, मोनोमर इसका क्लोरोप्रीन है। क्लोरोप्रीन जो बहुत सारे अमाउंट में जुड़ जाता है तो वो किसका निर्माण करता है, नियोप्रीन का निर्माण करता है। और इसे क्या कह दिया जाता है, विशिष्ट टाइप का रबड़ कह दिया जाता है। तो ये ऑप्शन में बिल्कुल करेक्ट मैच होता है। रेयॉन दिया गया है, रेयॉन के सामने लिखा गया है रूपांतरित स्टार्च। तो ये स्टार्च नहीं होता, ये एक टाइप का सेल्यूलोज होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाता है, यहाँ पर गलत हो जाता है और इस प्रश्न का क्या हो जाता है, सही उत्तर भी हो जाता है। आगे चलते हैं और बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है वो देख लीजिए। प्रश्न नंबर 5 आपसे ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान होता है। एनसीईआरटी से डायरेक्ट उठा के प्रश्न पूछ लिया गया है। दिया गया है ऑप्शन सी में जिप्सम। जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4.2H2O जो होता है वो जिप्सम का फॉर्मूला है। और जब भी इसका क्रिस्टलीकरण किया जाता है तो CaSO4 हाफ H2O जो बनता है वो बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब भी किसी के हाथ टूट जाते हैं, पैर टूट जाते हैं तो प्लास्टर चढ़ाया जाता है। प्लास्टर किससे बनता है, जिप्सम से बनता है। जिप्सम से बनने वाला प्लास्टर का फॉर्मूला क्या है, CaSO4.12H2O जो होता है वो किसका फॉर्मूला होता है, आपका प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है। वही जिप्सम का फॉर्मूला क्या होता है, तो CaSO4.2H2O जो होता है वो जिप्सम का फॉर्मूला होता है। तो जिप्सम में विद्यमान होता है कैल्शियम और इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाता है एनसीईआरटी। पढ़ लीजिएगा, अभी एग्जाम पास में है। जब भी अगले एग्जाम की तैयारी करें तो सबसे पहले उठाइएगा एनसीईआरटी, उसके बाद आप किसी सोर्स पर स्विच कीजिएगा। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में वापस पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, वो आपसे पूछा जा रहा है। अलवणीकरण दिया गया है और सामने लिखा गया है समुद्री जल। अब समुद्री जल को हम डायरेक्ट पी सकते क्या, नहीं पी सकते। पहले उसे क्या करना पड़ेगा, उससे हमें खारापन हटाना पड़ेगा, यानी अलवणीकरण करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो आपका जो है वो कॉमन सेंस से सही हो जाता है। दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है प्रतिलोम परासरण। जब भी हिंदी समझ में ना आए चलिए इंग्लिश की तरफ, लिखा गया है रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस मतलब आरओ, आपने सुना होगा घर पे आरओ लगा होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस का इस्तेमाल किया जाता है। ऑस्मोसिस क्या होता है ये हमने अच्छे से पढ़ा है। क्या पढ़ा है कि जब हम 2 कंटेनर लेते हैं थोड़ी सी बातें समझ ही लेते हैं।
एक कंटेनर हम लेते हैं, बीच में हम लगा देते हैं सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी अर्ध परागम्य झिल्ली। नाम से ही समझ में आता है, आधे को जाने देता है, आधे को रोक लेता है। यानी छोटे जो कण हैं, जैसे जल के कण हैं, उसे जाने देता है, लेकिन बड़े कणों को रोक लेता है। अब मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने भर दिया है क्या, पानी भर दिया है, और दूसरे बॉक्स में मैंने भरा है, क्या भरा है, तो चीनी का घोल भर दिया है। तो परासरण क्या होता है, परासरण आपका ये होता है जहां जल की मात्रा, विलायक की मात्रा ज्यादा होती है। देखिए, एक होता है तनु विलयन, एक होता है सांद्र विलयन। यही डाउट एक बच्चे ने कमेंट बॉक्स में पूछा था, तो वो डाउट भी आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा। आप एकदम ध्यान से सुनिएगा, दो चीज आप अच्छे समझ लीजिए, एक होता है तनु विलयन, दूसरा होता है सांद्र विलयन। तनु विलयन क्या होता है, दो चीज होती है, एक होता है विलय, दूसरा होता है विलायक। विलय क्या होता है, देखिए इस ग्लास में पानी है, पानी जो है जिसमें घोला जा रहा है उसे क्या कह दिया जाता है, विलायक कह दिया जा रहा है। अब इसमें डाल देती हूँ मैं शक्कर, जिसे घोला जा रहा है यानी शक्कर, उसे क्या कह दिया जाता है, विलय कह दिया जाता है। मैं कह रही हूँ पानी में यदि मैंने शक्कर घोल दिया तो जिसमें पानी क्या है, विलायक है, और शक्कर क्या है, विलय है। अब समझिए थोड़ी सी बातें, पानी की मात्रा शक्कर की तुलना में ज़्यादा है। मैं क्या कह रही हूँ, पानी की मात्रा शक्कर की तुलना में ज़्यादा है, तो ये जो विलयन जो होगा वो तनु विलयन होगा। अब मैं कह रही हूँ पानी में यदि शक्कर की मात्रा ज़्यादा है और पानी की मात्रा कम है, तो वो विलयन कैसा होगा, सांद्र विलयन होगा। समझने का मतलब ये है कि ये अगर तरल विलयन है, हल्का विलयन है, तो ये क्या होगा, तनु विलयन होगा, और यदि गाढ़ा विलयन मैंने बना दिया तो वो सांद्र विलयन होगा। अब ऑस्मोसिस में हम विलय की बात ही नहीं करते, शक्कर या नमक की बात ही नहीं करते, हम बात करते हैं सिर्फ पानी की। याद रखिएगा, ना हमें तनु से मतलब है, ना हमें सांद्र से मतलब है, हमें मतलब है पानी की। अब परासरण क्या होता है, जहां पानी के अणु ज़्यादा है वहां से जहां पानी के अणु कम है उसकी तरफ जाएंगे। जैसे यहाँ पानी ज़्यादा है और यहाँ शक्कर भी मिला है, यानी पानी कम है, तो यहाँ अर्ध पारगम्य झिल्ली जो पानी को जाने देता है, शक्कर को रोक लेता है, उसे क्या करता है, तो पानी ट्रांसफर करते जाता है, मतलब विलायक को क्या ट्रांसफर करते जाता है, उसमें ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे ही क्या कह दिया जाता है, ऑस्मोसिस कह दिया जाता है। अब रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होगा, रिवर्स ऑस्मोसिस में एक तरीके का प्रेशर अप्लाइड किया जाता है, और क्या किया जाता है, अशुद्धियाँ क्या होगी, विलय होगी, और पानी क्या होगा, विलायक होता है। तो हम पानी में से अशुद्धियाँ निकालें, इससे बेटर है कि क्या करें हम, कि अशुद्धियों में से पानी निकाल लें, और इसी का काम कौन करता है, तो रिवर्स ऑस्मोसिस करता है। मैं क्या कह रही हूँ कि अगर पानी में कुछ घुला है, हमने बात की है पानी क्या है, विलायक है, और जो भी घुला है यानी कंटामिनेशन जो भी घुला है, दूषित पदार्थ जो भी मिला है, वो क्या है, विलय है। अब मैं क्या कह रही हूँ, हमें क्या करना है, पानी में से कंटामिनेशन नहीं हटाना है, हमें कंटामिनेशन में से पानी हटाने हैं, और यही प्रोसेस जो होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस में होता है। में क्या क्या किया जाता है इसमें, तो प्रेशर अप्लाइड किया जाता है और कंटामिनेशन को वहीं छोड़ दिया जाता है, और पानी को क्या किया जाता है, ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसे ही क्या कह दिया जाता है, रिवर्स ऑस्मोसिस कह दिया जाता है। इसके लिए बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर अप्लाइड किया जाता है। तो ये किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, क्वेश्चन बहुत आसान से था, किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, पेयजल के लिए इस्तेमाल किया जाता है। देखिए इतना लंबा क्यों समझाया, परासरण आपसे पूछा जा चुका है, अब आप संभावना है कि रिवर्स ऑस्मोसिस भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी बिल्कुल सही दिया गया है। विकृतीकरण किस में होता है, प्रोटीन में होता है, तो ये भी बिल्कुल सही है। चौथे ऑप्शन में लिया गया है पाश्चुरीकरण दिया गया है, पाश्चुरीकरण के आगे लिखा गया है चाय। पाश्चुरीकरण क्या होता है, तो एक निश्चित ताप पर किसी भी द्रव को गर्म किया जाता है जिससे क्या हो जाए, उसमें से रोगाणु मुक्त हो जाए। इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, पाश्चुरीकरण कह दिया जाता है। ये किस में इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है दूध में, जनरली इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली इसको दूध में इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए इसमें क्या किया जाता है कि दूध को एक निश्चित ताप पर गर्म किया जाता है जिससे क्या हो जाए, वो रोगाणु मुक्त हो जाए। तो ये जो ऑप्शन है चाय लिखा है वो बिल्कुल गलत है, और इस प्रश्न का सही उत्तर भी हो जाता है, छठे की बात की जा रही है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं सातवें की। सातवां प्रश्न आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुले रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेफ्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को आप क्या कहते हैं, वो आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन में दिया गया है सब्लिमेशन, दूसरे ऑप्शन में दिया गया है इवापोरेशन,
तीसरे ऑप्शन में दिया गया है डिफ्यूजन और चौथे ऑप्शन में दिया गया है रेडिएशन। देखिए, आपको जनरली कैरेक्टरिस्टिक क्या पता है कि ठोस से बनता है द्रव, द्रव से बनता है गैस, ठोस से द्रव, द्रव से गैस, यही प्रोसेस होता है। लेकिन जब भी आप घरों में देखे होंगे, आपकी मम्मियाँ जो अलमारी में कपड़े रखती होंगी उसमें एक क्या रखती होगी, डामर की गोली रखती हुई, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं नेफ्थलीन कहते हैं। तो नेफ्थलीन की गोली रखती होगी और कुछ टाइम बाद जब हम क्या करते हैं, वो जैसे ही अलमारी का दरवाज़ा खोलते हैं, वो जो नेफ्थलीन की गोली है वो छोटी होती चली जाती है। अब वो छोटी कैसे हो रही है और उस जगह पे आपको पानी भी देखने को नहीं मिलता, कैसे देखने को मिल रहा है? तो कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसकी प्रॉपर्टी ऐसी होती है कि वो सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन कह दिया जाता है। जब कोई पदार्थ ठोस से द्रव ना होकर ठोस से सीधे गैस में बदल जाए, इस प्रक्रिया को क्या कह दिया जाता है, तो ऊर्ध्वपातन कह दिया जाता है। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाता है, 7वें का ए जो है वो सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, ये आपसे पूछ रहा है। देखिए, जब भी हम वातावरण में नाइट्रोजन की बात करते हैं तो हमेशा वो किस तौर पर होता है, N2 के तौर पर होता है, N ट्रिपल बॉन्ड N के तौर पर होता है, जिसे तोड़ना आसान नहीं होता है। और जो पौधे इसे ग्रहण करते हैं वो किस रूप में करते हैं, तो नाइट्रोजन तत्व के रूप में ग्रहण करते हैं, यानी N के रूप में ग्रहण करते हैं। तो यौगिक को तत्व बनाने की प्रक्रिया ही क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए कुछ पौधों की जड़ों में ऐसे नोड्स आपको देखने को मिलते हैं, गांठें देखने को मिलती हैं। ये गांठें क्या है, तो एक प्रकार के जीवाणु हैं, जिसे क्या कहा जाता है, ये आपका होमवर्क है, जिसका जवाब आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। यही नोड्स क्या है, आपका जीवाणु है, जो क्या करती हैं, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण का काम करती हैं। और ये जनरली गांठें जो है वो किस में पाई जाती हैं, तो पल्सेस यानी दालों में पाई जाती है। तो आपका 8वें का ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, ए आपका करेक्ट हो जाता है। आगे चलते और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 एज इट इज आरओ में पूछा गया था, सेम क्वेश्चन आपका उठा के दे दिया गया है। तुलसी के पौधे में औषधीय महत्व निम्नांकित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। पहले ऑप्शन में लिखा गया है अकार्बनिक अम्ल, दूसरे ऑप्शन में लिखा गया है कार्बनिक अम्ल, तीसरे ऑप्शन में लिखा गया है फिनॉल और फ्लेवोनाइड लिखा गया है, और चौथे ऑप्शन में दिया गया है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ध्यान रखिएगा, जो औषधीय गुण तुलसी में पाया जाता है वो फिनॉल और फ्लेवोनॉइड्स के कारण पाया जाता है। और इसी कारण क्या होता है, जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं, तो घरेलू उपचार के तौर पर हम किसका इस्तेमाल कर लेते हैं, तुलसी के पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये औषधि गुण कहाँ से आई, तो ये औषधि गुण इस रसायन के कारण आई हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 9वें का सही उत्तर हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 किसे कहते हैं, निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त जो होता है सफ़ेद होता है। तो ये बिल्कुल याद करने वाला है। मच्छर तो हमारा ही खून चूसता है, तो उसमें आपको क्या दिखाई देगा, हमारा ही खून दिखाई देगा। तो जाहिर सी बात है हमारे में ब्लड किस कलर का है, लाल है, तो ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता है। हमेशा याद रखिएगा कि कॉकरोच में, अब मार के मत देख लीजिएगा, कॉकरोच में क्या होता है, तो आपको सफ़ेद ब्लड देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का क्या होता है, सही उत्तर बी हो जाता है। आगे चलते हैं और बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में क्या कह रहा है, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इनमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव होता है, देखिए, जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है वो माँ का दूध पीता है, और माँ का दूध ही पीना चाहिए उस समय, क्योंकि उसी के माध्यम से उनको संपूर्ण आहार मिलता है। संपूर्ण आहार कहने का मतलब क्या है कि माँ के दूध में कैल्शियम होता है, फॉस्फोरस होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटेशियम होता है, सोडियम होता है, जिंक होता है, लेकिन दूध में क्या नहीं होता, तो आयरन आपको, लौह आपको नहीं देखने को मिलता है। तो इस प्रश्न का जनरली गाय, बकरी, इन सब के दूध में भी लौह देखने को नहीं मिलता, माँ के दूध में भी आपको लौह देखने को नहीं मिलता। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ए हो जाता है। आगे चलते हैं, परंपरा के अनुसार आपको छोड़ जाएंगे एक आसान से अभ्यास प्रश्न के
7, जिसका उत्तर आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर देना है। जब भी आप प्रश्न का उत्तर देते हैं तो इस बात की संतुष्टि हो जाती है कि आपको पढ़ाया हुआ समझ में आता है। जब आप पार्टिसिपेट करते हैं तो पढ़ने और पढ़ाने में दोनों में मजा आता है। तो इस प्रश्न का जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर देना है। प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा स्थानांतरण की एक विधि है? आपसे पूछा जा रहा है। ए संवहन, बी विकिरण, सी जो है चालन और डी जो है उपरोक्त सभी। इनमें से आपको पूछा जा रहा है। इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स पर देना है। तो आज के लिए ही बस इतना ही। अगले एपिसोड में मिलेंगे किसी नए प्रश्न पत्र के प्रश्नों के साथ। तो आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत। प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स पर दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।